नमस्ते, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चों? फिज़िक्स के काफ़ी टॉपिक्स आपने मेरे से पढ़े हैं। मैं डॉक्टर योगिता श्रीमाली, आपके फ़िज़िक्स टीचर। काफ़ी टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं 12th के। कुछ डेवलप हुआ होगा इंटरेस्ट, थोड़ा डर निकला होगा। बच्चों ऐसे ही कंटिन्यूटी बनाए रखिए। अगर आप वीडियोस के साथ फिज़िक्स के टॉपिक्स के साथ एक कंटिन्यूटी रखेंगे तो आपको फ़िज़िक्स टफ नहीं लगेगी, बल्कि बहुत इजी लगेगी। और एक बार फिज़िक्स इजी लगने लग जाएगी तो इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाएगा। किसी भी चीज़ में जब इंटरेस्ट डेवलप होता है तभी आप उस चीज़ को परफेक्शन से कर सकते हैं। आपको ज़बरदस्ती अगर थोपा जाएगा कि नहीं बस पढ़ना ही है, तो आपका उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा और आप उसके अंदर परफेक्शन भी नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो आपको हर टॉपिक को अच्छे से समझना है। वीडियो में मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको हर टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊँ और आप उसको अच्छे से कैच भी करें। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो हम कर रहे हैं फिज़िक्स का, आपके 12th के फिज़िक्स का 3rd चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। काफ़ी टॉपिक्स इसके अंदर वही है जो आप 12th के अंदर पढ़ के आए हैं। बिल्कुल भी नया नहीं है आपके लिए, बस थोड़ा सा हम उसको और डिटेल में और थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट ज़्यादा करके और उसको हम वास्ट करके पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल का है और इसके अंदर डेरिवेशंस भी सारे हैं। थ्योरी बहुत कम है, डेफिनेशंस बहुत कम है। मोस्टली डेफिनेशंस ही हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट के साथ है, साथ में डेरिवेशंस भी हैं। तो आपके सारे डेरिवेशंस हैं और इस चैप्टर में आप मान के चलिए 80% न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपको बस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, फॉर्मूले अच्छे से याद करना है, तो आप इस चैप्टर के अंदर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था फिजिक्स का, उसमें हमने कहा था चार्ज रेस्ट पे रहता है, आवेश स्थिर रहता है। चार्ज कहीं भी मूव नहीं कर रहा था। चाहे हमने डाइलेक्ट्रिक का केस लिया, चाहे हमने कैपेसिटर का केस लिया, सब में हमने चार्ज का कहीं मोशन नहीं शो किया। कहीं भी हमने ये नहीं माना कि आवेश गति कर रहा है, आवेश गतिमान है। एक स्थिर आवेश था, उसी के अराउंड जो फिजिक्स थी वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हमारा चार्ज मूव कर रहा है। जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो हमने 10th में पढ़ा है धारा का प्रवाह होता है, करंट फ्लो होती है। तो जैसे ही हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, हम आवेश के प्रवाह की बात करते हैं, चार्जेस की मोशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले डेफिनेशन जो आती है वो आती है विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। हम बता चुके हैं, 10th में ही हम पढ़ चुके हैं, आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। एक सेकंड में कितना आवेश किसी चालक तार में से प्रवाहित हुआ है वो उसकी धारा कहलाएगा। अगर एक सेकंड में आवेश ज़्यादा प्रवाहित हुआ है तो धारा का मान अधिक होगा, एक सेकंड में आवेश कम प्रवाहित हुआ है तो धारा का मान कम होगा। तो एक सेकंड में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अगर हम माने कि t समय में q आवेश प्रवाहित होता है तो धारा कितनी हो गई? q/t हो गई। इसकी जो इकाई होती है एम्पियर है, क्योंकि एम्पियर साइंटिस्ट ने ही इसकी डिस्कवरी करी थी। और 1 एम्पियर किसके इक्वल हो जाएगा? चार्ज की यूनिट होती है कूलम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो 1 एम्पियर इक्वल हो जाएगा कूलम अपॉन सेकंड के। ये एक अदिश राशि है, डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस डायरेक्शन में ये फ्लो हो रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। अगर हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो हम कैसे लिखेंगे? 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। मतलब अगर एक सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक में धारा का मान 1 एम्पियर होगा। ठीक है, सारा 10th का है, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे हैं हम। फिर इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी, सेकंड डेफिनेशन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ या विश्रांति काल, ये 2 डेफिनेशन है। माध्य मुक्त पथ क्या हुआ? अब क्या होगा, जैसे हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर में हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त आवेश होते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, राइट। अगर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, तो ये रैंडमली मूव करेंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो इनका जो मोशन होगा वो रैंडम होगा, यादृच्छिक गति होगी।
ठीक है। लेकिन अगर इन पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाएगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर मान लिया कि एक कंडक्टर है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे फ्री चार्जेस हैं और ये मूव कर रहे हैं, तो मूव करने में ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ टक्कर भी करेंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ऐसे ही आपस में कोलाइड करते रहेंगे, आपस में टकराते रहेंगे। तो मुक्त पथ क्या होता है? मुक्त पथ होता है, फ्री पाथ होता है एक टक्कर के बीच में जो दूरी तय की गई। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से यहां जाएगा तो यहां भी टकराएगा और फिर यहां भी टकराएगा, तो इन दोनों टक्करों के बीच में इसने जो दूरी तय करी है ये कहलाती है मुक्त पथ, फ्री पाथ। ऐसे अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम फ्री पाथ निकाल ले और फिर उसका मीन कर ले, मीन करने का मतलब क्या है, सबको सम कर ले और डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ टक्कर है वो कर ले, तो ये हमारा क्या कहलाता है, माध्य मुक्त पथ कहलाता है, मीन फ्री पाथ कहलाता है। ठीक है, तो फ्री पाथ क्या हुआ, दो टक्करों के मध्य जो दूरी है उसको क्या कहा जाता है, माध्य मुक्त पथ कहा जाता है। और ऐसी इन सारी दूरियों का अगर हम एवरेज ले लेते हैं, औसत ले लेते हैं, माध्य ले लेते हैं, तो वो मीन फ्री पाथ कहलाता है, माध्य मुक्त पथ कहलाता है। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो डेफिनेशन आती है वो आती है रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल। विश्रांति काल क्या कह रहा है कि जो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल के अंदर एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, टकराने के साथ वो जितना टाइम लगा रहे हैं, एक कॉलिजन होने में, एक टक्कर होने में जो टाइम लगा रहे हैं, या एक टक्कर के बाद रेस्ट पे आने में जो टाइम लगा रहे हैं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे आके टकराएगा, तो टकराने के बाद वो रेस्ट पे आ रहा है ना, वही टाइम हमारा क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है, विश्रांति काल कहलाता है। इसको शांति काल भी कहते हैं और विश्रांति काल भी कहते हैं, और इसको टॉ से डिनोट किया जाता है। जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मेटल्स के लिए विश्रांति काल होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है, वो 10⁻⁻14 सेकेंड के ऑर्डर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन, इस चैप्टर में मोस्टली डेफिनेशंस ही हैं। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ ली, उनके फॉर्मूले अच्छे से कर लिए, तो आप न्यूमेरिकल आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट है अपवाह या अनुगमन वेग, जिसको हम ड्रिफ्ट मोशन भी कहते हैं। अभी हमने कहा कि जब हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, हमने कोई बाहर से बैटरी नहीं लगाई, तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। उस केस में इनका जब एवरेज वेलोसिटी निकाली जाएगी, औसत वेग निकाला जाएगा, तो वो शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। जब भी इस तरह का कोई रैंडम मोशन होता है तो उसका एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा 0 बन जाती है। 11th में आपने जो फर्स्ट चैप्टर किया था गति वाला, उसमें आपने ये चीज पढ़ी थी। लेकिन अगर हम, जैसे ये हमारे पास एक कंडक्टर है, अभी तक अगर मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, कोई बैटरी नहीं लगाई, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे। उस केस में इनकी जो वेलोसिटी होगी, मुक्त जो इनकी मीन वेलोसिटी होगी, माध्य वेग होगा, वो शून्य होगा। लेकिन जैसे ही मैंने एक्सटर्नल बैटरी लगा दी, तो एक्सटर्नल बैटरी लगाने से ये सारे इलेक्ट्रॉन एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। वो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी उसके अपोजिट। करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगी, और इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होगा वो क्या होगा, करंट के अपोजिट होगा। अगर करंट मेरी यहां से यहां जा रही है तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन यहां से यहां होगा। इस मोशन को क्या कहा जाता है, अपवाह गति कहा जाता है, ड्रिफ्ट मोशन कहा जाता है। और जब पार्टिकल्स, जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरह का ड्रिफ्ट मोशन करते हैं तो उस केस में उनकी जो एवरेज वेलोसिटी बनेगी, क्योंकि इस केस में एक नेट वेलोसिटी होगी, तो इस केस में जो उनकी एवरेज वेलोसिटी बनेगी उसको क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। इसकी भी पर्टिकुलर वैल्यू होती है, VD से डिनोट करते हैं, 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। जनरली मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, हमें क्या करना है, विद्युत विभवांतर मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अनुगमन वेग मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कैपिटल V हो गया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्मॉल vd हो गई। हमें इन दोनों में रिलेशन बताना है। एग्जाम में ये रिलेशंस बहुत ज़्यादा आते हैं।
जो आपका इस चैप्टर के अंदर पूछा जाएगा, या तो डेफिनेशन पूछी जाएगी या ये रिलेशंस पूछे जाएंगे कि V और VD के बीच में रिलेशन निकालो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन निकालो। तो ये रिलेशंस हमें समझने बहुत जरूरी है। ये आपने 10th में नहीं पढ़े थे, आपने 10th में यहाँ तक तो पढ़ा, लेकिन ये रिलेशन आपने 10th में नहीं पढ़ा। हमने मान लिया हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, चालक है PQ, ठीक है। मान लिया इसकी लेंथ L है, हमने इसके अक्रॉस एक बैटरी लगाई है। बैटरी के कारण जो करंट का फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब इस डायरेक्शन में हो रहा है। करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होगा, करंट के अपोजिट होगा, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ मूव करेंगे। और क्योंकि हमने एक्सटर्नल बैटरी लगाई है, तो इस एक्सटर्नल बैटरी के कारण ये कैरियर्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ड्रिफ्ट मोशन करेंगे, अपवाह गति करेंगे, ठीक है। इस केस में P और Q के अक्रॉस, जो हमारे P और Q पॉइंट्स हैं, इनके अक्रॉस जो विभवांतर का मान बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, वो कितना हो जाएगा, वो निकालने के लिए हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लग रहा है वो F है, और हमने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, जो हमने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है वो E है। तो F इज इक्वल टू स्मॉल e, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इनटू कैपिटल E जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ठीक है। हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स लगेगा, इतना बल लगेगा। इसके कारण ये जो बल लग रहा है, इस बल के कारण, इस फोर्स के कारण एक एक्सेलरेशन आएगा, त्वरण आएगा। जब भी किसी वस्तु पे बल लगाया जाता है तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, तो यहाँ पे भी त्वरण आएगा। और त्वरण कितना होगा, F/m, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने न्यूटन का, F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा है आपने, उसी से ही हमने A निकाला, F/m। F की वैल्यू हमारे पास है स्मॉल e कैपिटल E, तो एक्सेलरेशन कितना बन गया, स्मॉल e कैपिटल E/m। मतलब जो हमारे पास कंडक्टर है, अगर हमने उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो वो इतने एक्सेलरेशन से एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। एक इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण होगा वो इतना होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने क्या बताया था, सारे इलेक्ट्रॉन्स की इंडिविजुअल वेलोसिटी का जब हम मीन निकाल लेंगे तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगी। मान लिया एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो v1 है, दूसरे की v2 है, तीसरे की v3, ऐसे n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनी, अपवाह वेग या जो अभिगमन वेग है, वो कितना आ जाएगा, इन सब का सम अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। न्यूटन की गति के समीकरण में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कौन सी इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, v इज इक्वल टू u प्लस at। अब जब हम पूरे कंडक्टर की बात कर रहे हैं और जब हम मीन बात करते हैं, औसत की बात करते हैं, तब हम स्पेसिफिक एक टाइम t नहीं लेंगे, हम विश्रांति काल जो रिलैक्सेशन टाइम था वो कंसीडर करें, क्योंकि अब हम पूरे कंडक्टर की बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में यह स्मॉल t की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, टॉ जो रिलैक्सेशन टाइम था उसको पुट करना पड़ेगा। हर पार्टिकल के लिए रखा, v1 की जगह u1 प्लस एट और रखा, v2 प्लस एट और रखा, v3, सबके लिए एक्सेलरेशन सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि सब पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो सेम है और सबका जो चार्ज है वो सेम है। और फोर्स किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम। हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, हर इलेक्ट्रॉन का मास सेम है, हर इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लग रहा है, तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। रिलैक्सेशन टाइम दोनों हर एक के लिए चेंज होता रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी सबके चेंज होती रहेगी। हमने क्या किया, इसको दो पार्ट्स में बांट दिया। जितने भी इनिशियल वेलोसिटी u1, u2, u3 की टर्म्स थी उनको एक साथ ले लिया, और जो टॉ वाली टर्म्स थी उनको एक साथ ले लिया और उसमें से एक कॉमन ले लिया। कर सकते हैं ये क्या थी, जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था। और हमने क्या कहा कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन होता है, यादृच्छिक गति होती है, जिस कारण से उनका औसत वेग शून्य बन जाता है। तो ये वाला वेग शून्य हो जाएगा पूरा, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ये a, और इस पूरे को हमने टॉ बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कई जगह पे टॉ भी लिखते हैं, एक ही चीज है, हमने टॉ लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनी वो कितनी बन गई, a टॉ बन गई। a हमारे पास है निकला हुआ स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम, तो हमने a की जगह रख दिया स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम। e को हम क्या लिख सकते हैं, v अपॉन एल, पढ़ा था ना अपन ने लास्ट लेक्चर में, जब अपन ने कैपेसिटर का स्टेप पढ़ा था उसमें अपन ने पढ़ा था कि E कितना होता है, v अपॉन एल होता है। तो E की जगह अपन यहाँ v अपॉन एल रख देते हैं, क्या मिलेगा हमको,
अगर हम E की जगह पे V अपॉन एल लिख देते हैं तो वी डी इज इक्वल टू स्मॉल ई वी टॉ अपॉन एम एल। ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बन गया, किसके साथ? विभवांतर के साथ, V के साथ। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, विद्युत धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो विद्युत धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालने के लिए हमारा डायग्राम वैसा ही रहेगा जैसा हमारा अभी मिला था, हमें वो का वो डायग्राम हमें यूज करना है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट अपन ने अभी ऊपर लिया था कि हमारे पास एक कंडक्टर है पी क्यू, उसकी लेंथ एल है, उसके अक्रॉस हमने वी विभवांतर लगाया, वो का वो केस लेना है। पी से क्यू तक जाने में, किसी भी कंडक्टर को P से Q तक जाने में जो समय लगा, किसी भी कंडक्टर में Q से P तक जाने में इलेक्ट्रॉन को जो समय लगा T, वो कितना होता है? दूरी अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? वेग कितना होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, तो समय कितना हो जाएगा? दूरी अपॉन वेग। दूरी लगी है L क्योंकि पूरा कंडक्टर की लेंथ L है, और पूरे कंडक्टर के लिए जो वेग लग रहा है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है। तो T कितना आ गया? L अपॉन Vd आ गया। मान लिया चालक का आयतन, चालक की जो क्षेत्रफल है वो A है और L उसकी लंबाई है, तो चालक का आयतन कितना बन गया? A इंटू L बन गया। एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो स्मॉल n है, तो हमारे पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बन गई? NaL। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, Al आयतन है, तो पूरे आयतन में जो हमारा पूरा कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? NaL हो गई। ठीक है, तो आवेश कितना बन गया? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है E, और हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो NaL है, तो Q इज इक्वल टू NaLe, इतना आवेश बन गया। ठीक है, धारा का मान क्या होता है? आवेश अपॉन समय। आवेश हमारे पास है NaLe, समय हमारे पास है L अपॉन Vd, ये हमने पुट कर दिया, तो क्या हुआ? L से L कट गया, Vd ऊपर चला गया, I इज इक्वल टू NeaVd। ये हमारा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, कई बार पूछा जाता है कि धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन बताइए, तो हम इस रिलेशन से ये पूरा डेरिवेशन करेंगे, पूरा फिगर का डिस्क्रिप्शन देंगे और ये डेरिवेशन पूरा करके आएंगे उसके अंदर। ठीक है, इस पे बेस आपके न्यूमेरिकल भी कई बार पूछे जाते हैं। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे दी जाती है या आपको करंट दे दी जाती है और कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालिए, तो हमें सारी वैल्यूज पता है या क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी। अगर नहीं भी दे रखी हो तो आपको याद रखना है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ये टर्म्स आपको याद रखनी, क्योंकि हो सकता है कि वैसे तो जनरली पेपर में दिया जाता है, लेकिन अगर कभी ना दे रखा हो तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो न्यूमेरिकल में आपके काम आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। जब भी अपन घनत्व की बात करते हैं हम क्या कहते हैं? पर यूनिट मास। जब भी अपन मास पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट डेंसिटी या अपन जो भी चीज़ लेते हैं, जब भी डेंसिटी की बात करते हैं, घनत्व की बात करते हैं, तो हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, आयतन से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे अलग चीज़ आ जाएगी। करंट के केस में जो करंट डेंसिटी होती है, धारा घनत्व होता है, वो पर यूनिट एरिया निकाला जाता है, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं निकाला जाता है। हमारा पुराना प्रिस्क्रिप्शन है जो हमारे दिमाग में याद रहता है कि जब भी घनत्व की बात की जाती है तो पर यूनिट वॉल्यूम करना होता है। जो भी टर्म दे रखी है उसको हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, आयतन से डिवाइड कर देते हैं, वो नहीं करना है। करंट डेंसिटी क्या हुई? पर यूनिट एरिया जो करंट फ्लो हो रही है, एकांक क्षेत्रफल में जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसको हम करंट डेंसिटी कहते हैं। जे से डिनोट किया जाता है, तो जे कितनी बन गया? I अपॉन ए। इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? I की यूनिट है एम्पियर और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट बन गई। कैसी होगी? सदिश होगी, अदिश होगी? धारा अदिश है, इसलिए जे भी अदिश राशि होगी। ठीक है, धारा घनत्व और वीडी में क्या रिलेशन है? हमने आई और वीडी में रिलेशन निकाल लिया था, अब हमें जे और वीडी में रिलेशन निकालना है। बहुत सिंपल है, आई का एक्सप्रेशन था NeAVD, अगर मैं इसको ए से डिवाइड कर दूंगी तो ये ए से ए कट जाएगा, जे इज इक्वल टू NeVD। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम अगर आप
पुराने पेपर्स उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन उसके अंदर जनरली पूछा जाता है। या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी निकालना है तो वीडी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, J/NE। ठीक है, आगे का पार्ट वो का वो है जो आप 10th में पढ़ के आए हैं, कुछ भी नया नहीं है। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। रेजिस्टेंस बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो है। विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है उसको क्या कहा जाता है, विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये तो डेफिनेशन हुई। अगर हम डेफिनेशन में लिखें तो डेफिनेशन में इस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, धारा के प्रवाह में जो विरोध उत्पन्न कर रहा है, जो रुकावट उत्पन्न हो रही है, उसको प्रतिरोध कहा जाता है। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में धारा बहुत आराम से प्रवाहित होती है, तो उसके लिए जो प्रतिरोध का मान होता है वो अनंत होता है, उसके लिए प्रतिरोध का मान शून्य होता है, नहीं के बराबर होता है, इसलिए उसमें से आराम से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सकता है। यही अगर अपन इंसुलेटर्स की बात करते हैं, कुचालक की बात करते हैं, तो उसके लिए रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें धारा प्रवाहित ही नहीं हो पाती है। आपके पास कोई एक ट्रैफिक वाली रोड है, आप उसके अंदर गाड़ी चलाएंगे तो बार बार ब्रेक लगाएंगे, आपकी गाड़ी बार बार रुकेगी। क्यों? क्योंकि रुकावट है वहां पर। और यही जब अपन हाईवे पे चलाते हैं गाड़ी तो क्या होता है, एक ही स्पीड से कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। तो हाईवे हमारा एक तरह से कंडक्टर हो गया जिसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, इसलिए वहां पे रेजिस्टेंस 0 है। और जो हमारा ट्रैफिक के अंदर पूरा भीड़ भाड़ वाले क्राउडी एरिया में जो अपन गाड़ी चला रहे हैं, वह बार बार अपन को गाड़ी को रोकना पड़ता है क्योंकि वहां पे बार बार रुकावट आ रही है, तो वहां पे प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब आपका प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्रतिरोध क्या है। डेफिनेशन में अगर हमसे पूछा जाए तो हम लिखेंगे V/I है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, धारा के प्रवाह में रुकावट। अगर कहा जाए प्रतिरोध ज्यादा है तो वह धारा कम होगी, अगर कहा जाए प्रतिरोध कम है तो वह धारा ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो R = V/I आ जाएगा। ठीक है, रेशियो है V और I का। यूनिट क्या बनेगी, V की यूनिट होती है वोल्ट, I की यूनिट होती है एम्पियर, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, वोल्ट/एम्पियर। और क्योंकि इसको ओम ने डिस्क्राइब किया था इसलिए उसी के नाम पर इसको लिख दिया गया है ओम। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, ओम, और इसका सिंबल ये होता है, इस तरह का सिंबल होता है। ठीक है, अब हर जगह आप ओम लिखो वो जरूरी नहीं है ना, आप उसका सिंबल बना देंगे तो ये उसका सिंबल होता है। अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं और उसमें से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, पढ़ा है आप लोगों ने 10th में, मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। रेजिस्टेंस का अगर अपन उल्टा कर देते हैं, प्रतिरोध का अगर अपन रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, विद्युत चालकता बन जाती है। ठीक है, इसको किससे डिनोट करा जाता है, G से डिनोट किया जाता है, और G = बन जाता है 1/R। इसकी यूनिट क्या बनी, 1/ओम या ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को कहा जाता है मोह या साइमन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूले आप लोगों ने 11th में डिराइव किए ही हैं, वही हम यूज कर रहे हैं। ओम का नियम पढ़ा हुआ है, हो सकता है आप लोगों ने 12th में प्रैक्टिकल भी किया हो। अभी तक आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल स्टार्ट किए होंगे तो आपने ओम के नियम का प्रैक्टिकल भी किया होगा, और नहीं तो 10th में तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, कोर्स में है आपके, चाहे वो CBSE है चाहे RBSE है, आप लोगों ने ओम का नियम पढ़ा है। क्या होता है ओम का नियम, ओम एक साइंटिस्ट था, उन्होंने V और I में रिलेशन को बताया। V है पोटेंशियल डिफरेंस और I है करंट। अगर हम कोई कंडक्टर लेते हैं, कोई चालक लेते हैं और उसके अक्रॉस हमने विभवांतर V उत्पन्न किया तो ये देखा गया कि उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है या जो धारा का मान है उसमें जैसा परिवर्तन होगा वैसा ही परिवर्तन V में भी आएगा। मतलब V और I दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जितना जितना हम धारा का मान बढ़ाते जाएंगे विभवांतर का मान भी उतना बढ़ता जाएगा, हम धारा का मान कम करते जाएंगे विभवांतर का मान भी कम होता जाएगा। लेकिन जरूरी क्या है, बाकी की सारी सर्कमटेंसेस कांस्टेंट रहनी चाहिए। मतलब
ताप में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, दाब में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, मटेरियल में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। सारी फिजिकल कंडीशंस को हम कांस्टेंट रखेंगे, सारी फिजिकल सर्कमटेंसेस को कांस्टेंट रखेंगे, और फिर अगर हम आई में चेंज करते हैं तो ये देखा गया कि वी में वैसा ही चेंज आता है जैसा कि आई में आता है। तो वी प्रोपोर्शनल टू आई, फिजिक्स में हम हमेशा यही करते हैं, प्रोपोर्शनल साइन हटाया जाता है, एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे आ गया आर, इस आर को ही क्या कहते हैं हम, प्रतिरोध कहते हैं, क्योंकि पीछे डेफिनेशन में हमने पढ़ा था आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो किसी एक कंडक्टर के लिए आर एक स्थिरांक है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्योंकि वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, ओम ने क्या किया, ओम ने ये बताया कि हम जैसे जैसे V का मान बदलते रहते हैं, धारा के मान में भी परिवर्तन आ रहा है। तो जब भी अपन प्रोपोर्शनल कहते हैं तो ग्राफ बनाएंगे तो कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा ना। इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का अगर अपन स्लोप निकाल लेंगे तो वही हमें क्या दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा। ठीक है, मैथ्स में पढ़ा है आप लोगों ने। तो वी आई ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगी, यही ओम का नियम है। ओम के नियम से अगर हमने ग्राफ बनाया और इस ग्राफ का स्लोप ले लिया, प्रवणता ले ली, तो वो हमें प्रतिरोध का मान दे देंगे। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन भी आप लोगों ने पढ़ा था 10th में। उससे पहले हम विद्युत ऊर्जा पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ लेते हैं। क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? जब भी किसी कंडक्टर में से, किसी चालक में से धारा प्रवाहित होती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपने अगर मोबाइल भी थोड़े टाइम के लिए चार्जिंग में रखा है तो वो गर्म हो जाता है। आपका फैन भी अगर ज़्यादा देर चलता है, 2-3 घंटे चल जाता है, तो उसका स्विच गर्म हो जाता है। लैपटॉप आपने गर्म करने रखा है, चार्ज करने रखा है, तो वो गर्म हो जाता है। तो जब भी किसी कंडक्टर में से, किसी चालक में से धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, इस केस में अगर हम मानते हैं कि हमारे पास एक चालक तार है और उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच में जो हमने विभवांतर लगाया है वो V है, और चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I है, उसका प्रतिरोध R है, तो उस केस में जो विद्युत ऊर्जा होगी W, वो कितनी हो जाएगी, V इंटू Q। पर यूनिट चार्ज, मतलब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। मान लिया मेरे पास ये कंडक्टर वायर है, मेरा चार्ज यहाँ पर था, इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आने में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और जब चार्ज इधर से इधर जाएगा तभी तो धारा प्रवाहित होगी, वरना धारा ही प्रवाहित नहीं होगी। तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में कार्य करना पड़ता है, और कार्य कितना हो जाएगा, विभवांतर इंटू आवेश, पोटेंशियल इंटू चार्ज। चार्ज हमारे पास होता है I इंटू टी, पढ़ा है हमने डेफिनेशन में। तो W इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, VIT। V इज इक्वल टू होता है IR, हमने V की जगह भी पुट कर दिया IR, तो कितना मिल गया, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, हम इसको और भी टर्म्स में लिख सकते हैं। ये तो हमने I और R की टर्म में लिखा, हम इसको चाहें तो V की टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि I इज इक्वल टू कितना होता है, R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I, तो I इज इक्वल टू बन जाएगा V अपॉन R। अगर मैं इसी फॉर्मूले में जो हमारे पास था W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, अगर मैं उसमें I की जगह पे V अपॉन R लिख दूँ तो ये मिलेगा, एक R से R कट जाएगा, V स्क्वायर T अपॉन R। तो W को हम दो टर्म्स में लिख सकते हैं। एक और टर्म हम लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू होता है VI इंटू T। ये तीन फॉर्म है वर्क के। ठीक है, यही वर्क एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर हो जाता है, और वही एनर्जी हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है, जिसकी यूनिट कितनी होती है, कैलोरी। जो ऊष्मा उत्पन्न हुई उसकी यूनिट कैलोरी होती है। 1 कैलोरी ऊष्मा किसके इक्वल होती है, 4.2 जूल वर्क के इक्वल होती है, 4.2 जल कार्य के इक्वल होती है। तो 1 अपॉन 4.2 कैलोरी ऊर्जा 1 जूल के इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर हमें किसी कंडक्टर में ऊष्मा कितनी उत्पन्न हुई है वो निकालना है, तो जो वर्क आया वो अपॉन 4.2 कर देंगे, तो ऊष्मा कितनी उत्पन्न हुई है वो कैलकुलेट कर लेंगे। वर्क के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, तो हम 3 तरह से एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ऊष्मा को निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन में अगर V और R दे रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वेश्चन में I और R दे रखा है तो ये यूज करेंगे, क्वेश्चन में V और I दे रखा है तो ये यूज करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करना है। वर्क पूछा जाए, कार्य पूछा जाए तो सिर्फ VIT, I स्क्वायर RT और V स्क्वायर T अपॉन R लिखेंगे, लेकिन अगर अपन से ऊष्मा पूछी जाए तो 4.2 से तीनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर, पर यूनिट टाइम किया गया कार्य, एकांक समय में किया गया कार्य या कार्य करने की दर, इसी को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। कोई भी डिवाइस है वो पर यूनिट टाइम या एक सेकंड में कितना काम करता है वो उसकी पावर कहलाएगी। कोई डिवाइस ऐसा है जो एक सेकंड में ज़्यादा काम करता है तो उसकी पावर हाई हो गई, कोई डिवाइस ऐसा है जो एक सेकंड में कम काम करता है तो उसकी पावर लो हो गई। तो पावर बेसिकली क्या है कि एक सेकंड में किसी भी डिवाइस ने कितना काम किया है या कार्य करने की दर, इसी को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को, या तो क्षय होने की दर को या फिर कार्य करने की दर को, एक ही बात हुई, उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कितनी हुई? व्यय विद्युत ऊर्जा अपॉन समय, तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, VIT, I²RT, V²T अपॉन R। अगर हम इससे पावर निकालें तो पावर के भी 3 फॉर्मूले बन जाएंगे, V × I, T कट गया, I²R, T से T कट गया तो I²R आ गया, और P इज इक्वल टू V² अपॉन R। क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमको यूज करना है। पावर की यूनिट क्या होगी? अगर हम पावर की यूनिट निकालें तो वर्क की यूनिट होती है जूल, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, जूल अपॉन सेकंड, और इसको क्या कहा जाता है? वॉट कहा जाता है। जब भी कोई न्यूमेरिकल अगर दे रखा है और आपको कहा जाए 12W और 10V, तो इन दोनों में डिफरेंस समझना है। 12W ये पावर की वैल्यू बता रहा है और 10V ये वोल्टेज की वैल्यू बता रहा है। न्यूमेरिकल में कभी भी ये नहीं दे रखा होगा कि इतनी पावर है, इतना वोल्टेज है, ये यूनिट से हमें पहचानना है। अगर W लगा हुआ है तो ये पावर को बता रहा है, V लिखा हुआ है तो ये पोटेंशियल को बता रहा है, ठीक है, क्योंकि बोलने में दोनों सेम दिखते हैं। वॉट एंड वोल्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर अपन लैंग्वेज में इसकी स्पेलिंग लिखेंगे तो डिफरेंस आएगा, बोलने में वही आएगा, वॉट एंड वोल्ट, ठीक है, लेकिन यूनिट से हमें पहचानना है कि हमें न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है। नेक्स्ट, विशिष्ट प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक पावर हम कर चुके हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या जिसको हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो उसके एरिया पर और एक उसकी लेंथ पर। तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है किसके? लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है एरिया के। जितना मोटा तार होगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस कम होगा, जितना पतला तार होगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। हमारे जो AC या जो हैवी एप्लायंस है, AC है, फ्रिज है, माइक्रोवेव है या वॉशिंग मशीन है, इन सब के आपने तार देखे होंगे मोटे आते हैं, और यही जो अपना चार्जिंग केबल होती है या सिंपल जो दूसरे लाइट एप्लायंस होते हैं उनके आपने वायर देखे होंगे पतले आते हैं। क्यों? क्योंकि जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस कम होगा तो धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी, जितने हैवी एप्लायंस होंगे उनको उतनी ज़्यादा करंट की जरूरत होती है। तो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A आएगा। हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा रो L अपॉन A। ये रो ही हमारा क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है, या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल तथा एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध है उसी को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। तो रो इज इक्वल टू आ गया हमारे पास RA अपॉन L। बहुत सारे फॉर्मूलों से निकाल सकते हैं, जैसे रो हमने लिखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन धारा घनत्व E अपॉन J, E है V अपॉन L, J है I अपॉन A। इस तरह से भी हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ईजी मेथड याद रखना है। रेजिस्टेंस से थोड़ा सा और हायर लेवल में जब आप जाएंगे, बीटेक में जब जाएंगे, तब आपको ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। विशिष्ट चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का अगर अपन रेसिप्रोकल कर देते हैं, प्रतिरोधकता का अगर अपन उल्टा कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बन जाता है, विशिष्ट चालकता बन जाती है। जैसे अपन ने जब रेजिस्टेंस का उल्टा किया तो कंडक्टेंस बनी, चालकता बनी। अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिरोधकता का उल्टा कर देते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बन जाता है, सिग्मा से डिनोट किया जाता है। रो कितना था? RA अपॉन L, तो सिग्मा कितना बन जाएगा? L अपॉन RA, ठीक है।
प्रतिरोधों का संयोजन, मुझे नहीं लगता है ये आपको पढ़ाने की जरूरत है, 10th में आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रतिरोधों का दो तरह से संयोजन किया जा सकता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अगर हम रेजिस्टर्स को ऐसे ट्रेन में जोड़ देते हैं, एक के बाद एक जोड़ देते हैं, तो वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इस केस में पूरे परिपथ में धारा समान प्रवाहित होगी, जो धारा R1 में से जा रही है वही धारा R2 में से भी जाएगी और वही धारा R3 में से भी जाएगी। धारा समान रहेगी, लेकिन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभवांतर है, उसका मान अलग अलग होगा। इसके लिए V1, इसके लिए V2, इसके लिए V3। ठीक है, तो V1 कितना हो गया ओम के नियम से IR1, V2 कितना हो गया IR2, V3 कितना हो गया IR3। टोटल पोटेंशियल कितना बना V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों का मान रख दिया, I कॉमन आ गई, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, सीरीज में रेजिस्टेंस कहलाएगा। तीन क्या, अगर हमारे पास 10 रजिस्टर्स भी हों और अगर हमसे कहा जाए उनको सीरीज में जोड़ा है, तो डायरेक्ट सबका सम कर दो, तो वो हमारा सीरीज रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्या हुआ, प्रतिरोध का मान बढ़ा या कम हो गया। जब हमने सीरीज में रेजिस्टर्स को जोड़ा है तो तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ गया। इसको कहाँ यूज किया जाएगा, प्रतिरोध अगर ज्यादा है तो धारा क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उल्टी है ना, जितना प्रतिरोध ज्यादा होगा धारा का मान उतना ही कम होगा। तो जहां हमें कम धारा की जरूरत है, हम चाहते हैं कि उस पर कम लोड जाए, कम करंट फ्लो हो, उस केस में हम रेजिस्टर्स को कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। तो सीरीज में दो चीजें क्या इंपॉर्टेंट हो गई, करंट सेम रहता है हमेशा, और दूसरा टोटल रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तुल्य प्रतिरोध है, उसका मान बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरह से हम समांतर क्रम को समझ लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, समांतर क्रम में क्या हुआ, हमने ऐसे जोड़ दिया एक के बाद एक, सबके फर्स्ट एक साथ जोड़ दिए, सबके सेकंड एक साथ जोड़ दिए, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा समांतर क्रम कहलाएगा। ठीक है, समांतर क्रम में धारा बट जाएगी, क्योंकि जो आई धारा यहाँ से आई उसको बटने के लिए डायरेक्शंस मिल गए, तो तीनों रेजिस्टर्स में से अलग अलग करंट फ्लो होगी, I1, I2 एंड I3, लेकिन इन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। सीरीज में क्या हो रहा था, करंट सेम थी, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था, लेकिन यहाँ पर करंट डिफरेंट होगी और पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ जाएगा। तो ओम के नियम से जब हम कह रहे हैं V इज इक्वल टू आई आर है, तो I इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, V अपॉन आर। तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर तीनों के लिए हमने निकाल ली, इन तीनों का सम कर लिया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। तो तुल्य प्रतिरोध का मान इस केस में क्या हो गया, कम हो गया। अगर हमने कोई 3 प्रतिरोध लिए हैं और जब हमने उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन बना दिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। तुल्य प्रतिरोध कम हो गया, इसका मतलब यहाँ पे धारा ज्यादा प्रवाहित होगी। तो जो हैवी एप्लायंस हैं उनमें अगर रेजिस्टर्स को हमें जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, ताकि इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो और कम हो जाएगा और परिपथ में ज्यादा धारा प्रवाहित होगी। जो टॉपिक्स हमने अभी किए हैं सारे आपने देख लिए होंगे, डेफिनेशन नहीं के बराबर है, सारे के सारे डेरिवेशंस हैं, सारे डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, और साथ में इन पे बेस न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे आपको करने हैं। पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो करेंगे और फिर उसके बाद उसकी बैक के एक्सरसाइज करेंगे। जो चैप्टर्स न्यूमेरिकल्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताती रहती हूँ, जो चैप्टर्स थ्योरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताती रहती हूँ। जिन चैप्टर्स के अंदर न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है उन चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि उन चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अगर न्यूमेरिकल आपने किया है, पूरा सही किया है, तो फुल मार्क्स मिलेंगे, और अगर गलत है तो पूरे मार्क्स कट भी जाएंगे। न्यूमेरिकल्स के अगर बेनिफिट है तो नुकसान भी, अगर आपने पूरा सही किया तो फुल मार्क्स आ भी जाते हैं, लेकिन अगर आपने गलत किया तो पूरे मार्क्स कट भी जाते हैं। डेरिवेशन में ये तो फायदा है कि स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, हमने डायग्राम बनाया, डिस्क्रिप्शन लिखा, थोड़ा डेरिवेशन किया तो कुछ मार्क्स मिलेंगे उसको। कोशिश करिए न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज के ही करने हैं, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करने। ठीक है, करते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, सारे डेरिवेशंस हाथ से करिए, हाथ से नोट्स बनाइए, हाथ से प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको फिजिक्स बहुत इजी भी लगेगी और इंटरेस्टिंग भी लगेगी। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, बाय।